नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियम्बरा। आज हम हैं मूविंग सोल्स स्टूडियो में, जहाँ हमारे साथ हैं कुछ कथक डांसर्स। तो आइए आज हम लय ताल सेगमेंट में जानते हैं कथक के बारे में। कथा कहन की एक सुंदर विधा है कथक, जहाँ लय, ताल और भाव तीनों ही महत्वपूर्ण है। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक, जिसकी उत्पत्ति के बारे में मान्यता है कि रामायण काल से इसकी शुरुआत हुई। पहले इसकी शुरुआत मौखिक परंपरा के रूप में मंदिरों में हुई। कथन को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें स्वांग और मुद्राएं जोड़ी गईं, जिसने धीरे धीरे नृत्य का रूप ले लिया। जो कथा कहे सो कथक। तो कथक इज़ बेसिकली कि हम किस तरह से कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब वो कहानी पौराणिक कहानी है या वो कहानी आज की कहानी है, क्या वो कहानी अच्छी है या वो कहानी बुरी है, वो जैसी भी है कथक आपको उसी प्रकार से बताता है। कथक की एक खासियत ये है कि जितने भी आप शास्त्रीय नृत्य देखेंगे उसमें बहुत अलग अलग तरह के भाव होते हैं, परंतु जो कथक है वो आपका सात्विक भाव उठाता है। सात्विक मतलब जैसा वो आप अपने निजी जीवन में जिस तरह से वो भाव प्रस्तुत करेंगे, कि जिस तरह से कुछ एक्स्ट्रा करके नहीं दिखाया जाता या कुछ नाटकीय रूपांतरण नहीं होता। कथक में जैसा आप भाव रियल लाइफ में दिखाएंगे, रियल सिचुएशन में दिखाएंगे, कथक आपको वैसे ही प्रस्तुति देगा। पारंपरिक कथक की वेशभूषा अन्य शास्त्रीय नृत्यों की वेशभूषा से अलग है। इस नृत्य में गति होती है, चक्कर होता है, इसलिए इसके पोशाक भी इन्हें ध्यान में रखते हुए बनाए गए। इस नृत्य में नर्तकियां लहंगा कुर्ती या फिर घेरदार कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा और दुपट्टा पहनती हैं। पुरुष इस नृत्य को कुर्ता और पैजामा पहनकर करते हैं। यह नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। इस नृत्य में घुंघरू की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे बांधने का तरीका भी विशेष है। घुंघरुओं को इस प्रकार बांधा जाता है कि नृत्य के दौरान वे खुले नहीं, ना ही पैर में किसी प्रकार की चोट लगे। हथेलियों को आलता से सजाया जाता है। कथक इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि समय के अनुसार इसने हमेशा खुद को ढाला है।
आज भी कथक में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। आधुनिक कथक जो हम बोलते हैं, आधुनिक कथक में अब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। जैसे पहले क्या होता था, इतनी बड़ी सभा होती थी तो हमारे फुटवर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे। तो जैसे अगर मैं घुंघरू की बात करूँ तो घुंघरू पहले एक आभूषण होता था, पर आज वो एक मतलब उसके बिना हम कथक नृत्य इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो एक तरह से वादक बन चुका है, मतलब जिस तरह से तबले का साथ होना चाहिए वे उसी तरह से अब घुंघरू का साथ होता है। पहले वो आभूषण की तरह इस्तेमाल होता था, अब वो एक वादक की तरह हम घुंघरू को लेते हैं। तो यही जो थोड़े थोड़े जनरेशन ले लीजिए, सोसाइटल जिस तरह से समय बदल रहा है उस चीज़ को केटर करने के लिए कथक बदल रहा है। अदरवाइज़ वही चीज़ें हैं, तालीम वही है, प्रशिक्षण वही है, बेसिक्स वही है, ताल वही है, बस करने का अंदाज़ बदला है। लय, ताल और तत्कार तीनों के सही प्रयोग से कथक में निखार आ जाता है। शुद्ध और पारंपरिक नृत्य में जरूरी है कि नृत्य के दौरान घुंघरूओं की ध्वनि के नियंत्रण और पाँव के प्रयोग से पेचीदे लयात्मक नमूनों की रचना की जाए, जिसे तत्कार कहते हैं। तत्कार में ताल की गति के साथ पैरों का चलन और थाप महत्वपूर्ण होता है। बाकी शास्त्रीय नृत्य अगर आप उठा के देखें तो उसमें आपको तत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं मिलती। फुटवर्क होंगे, हर चीज़ के फुटवर्क होते हैं। अब तत्कार क्या है? तत्कार है कि जब हम भूमि पे अपने पैरों को मारते हैं और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ता थे थे तत् की ध्वनि उत्पन्न होती है, और उसको जब हम ठेके के बोलों के साथ करते हैं। ठेका का बोल इज़ बेसिकली ताल। ताल क्या होता है? ताल होता है हमारा रिदम। उसके साथ जब हम करते हैं तो उसको हम तत्कार कहते हैं। अब तत्कार कथक में इतना प्रचलित है, मतलब इतनी वैरायटी है तत्कार की, फुटवर्क की। तत्कार इज़ बेसिकली फुटवर्क, इतनी सारी चीज़ों की, पर वो बहुत बंधा, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बंधा हुआ चीज़ है कि आप ऐसे नहीं कि अच्छा ताल यही बज रहा है ऐसे ही तत्कार कर लेते हैं। नहीं, बहुत क्रिएटिविटी है। दो चीज़ें हैं, ताल लय, तीनों चीज़ें, ताल लय और तत्कार, ये तीनों आपस में बंधे हुए हैं और इसी से जो कथक की जो खूबसूरती है वो इन्हीं चीज़ों से मिली हुई है। कथक का अपना ग्रामर होता है। कभी इसमें भाव महत्वपूर्ण होता है तो कभी ताल, पैरों का चलन और अंग संचालन महत्वपूर्ण होता है। ऐसी ही विशेषताओं के आधार पर कथक को अलग अलग घरानों में बांटा जाता है। घरानों में चीज़ें वही है, जैसे मैंने कहा, तालीम वही है, चीज़ें वही हैं, बोल वही है, ताल वही है, पर करने का तरीका अलग है। जैसे ए बी सी डी अब लिखेंगे हम तो कोई कैपिटल में लिखेगा, कोई कर्सिव में लिखेगा, कोई स्मॉल लेटर्स में लिखेगा। तो घरानों की भी यही चीज़ है कि उसको बस करने का तरीका अलग है। तो विशेष करके 4 घराने हैं हमारे। एक है लखनऊ घराना, जिसकी जहाँ से कथक कहा जाता है कि जहाँ से कथक की उत्पत्ति हुई है, लखनऊ घराने से। तो लखनऊ घराने में की खासियत यह है कि वो आपको भाव पक्ष और आपके जो ग्रेस है वो लखनऊ में बहुत है। आप जयपुर में जाएंगे तो उनकी जो ताल की पकड़ है, स्पीड है, जो तत्कार करने का तरीका है, वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बनारस जो है, बनारस के जो चक्कर हैं, बनारस का जैसे मैंने कहा कि वो बिल्कुल जो आपको पुराने स्टाइल का जो कथक होता है बनारस में आपको वो मिलेगा। और एक है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना कुछ साल पहले ही जुड़ा है। तो रायगढ़ घराने की खासियत है कि वो ताल पे बहुत अच्छा काम करते हैं, वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ये 4 घराने हैं हमारे और चीज़ें वही हैं, बस करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है।
कथक का महत्वपूर्ण हिस्सा है ताल। इसके लिए मात्राएं अलग अलग होती हैं। उन मात्राओं के अनुसार कथक के बोल होते हैं। 3 ताल या त्रिताल सबसे प्रचलित है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। कथक सीखने वालों की शुरुआत आमतौर पर 3 ताल सीखने से ही होती है। जैसे 3 ताल है हमारा, सबसे 3 ताल को हम आदि ताल भी कहते हैं दूसरे शास्त्रीय नृत्यों में, क्योंकि इसी से हर चीज़ की इजाद हुई है एक तरीके से। 0 ताल है और ये 3 ताल कई जगहों पे ये भी लिखा हुआ है, कई विशेषताओं का मानना भी ये है कि उसको 3 ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तीनों लय में हो सकता है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। और अगर हम इसकी तत्कार करेंगे तो ता थे तत्, आ थे तत्, ता थे तत्, आ थे तत् धा। कथक की लोकप्रियता इस देश की सीमा से आगे बढ़ चुकी है। यह नृत्य नवाचार के लिए भी खुला हुआ है, जिसकी वजह से विदेशों में भी इसे काफी पसंद किया जाता है। इसे अकेले किया जा सकता है, युगल में किया जा सकता है, समूह में भी किया जा सकता है। इसे स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। किसी भी गाने पर, गजलों पर, टुकड़े पर, भजन पर या फिर सिर्फ संगीत पर भी इस नृत्य को किया जा सकता है। यही वजह है जो यह नृत्य आज भी काफी लोकप्रिय है। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है मंगला देवी का मंदिर, जहां हर वर्ष चित्रा पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर पूजा करने की परंपरा है। आज लोग परंपरा में जानते हैं इसी मंदिर के बारे में। पश्चिमी घाट के दक्षिण में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व। यह रिजर्व 777 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इस रिजर्व को पेरियार नाम यहाँ बहने वाली नदी से मिला। यहाँ पेरियार नदी बहती है, जिसका उद्गम भी रिजर्व के अंदर ही है। पेरियार टाइगर रिजर्व की अन्य विशेषताओं में से एक है यहाँ स्थित हजारों साल पुराना मंदिर। केरल और तमिलनाडु के बीच पेरियार टाइगर रिजर्व के घने जंगल में स्थित है मंगला देवी मंदिर। यह मंदिर थेनी जिले के पझियानकुडी से 7 किलोमीटर और इडुक्की जिले के थेक्कडी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर कण्डगी की कथा से प्रेरित होकर तमिलकम राजा चेरा चेंगुट्टवन ने यहाँ बनवाया था। कण्डगी की कहानी चेंगुट्टवन ने तमिल कवि इलंगो अडिगुल को सुनाई थी और बाद में इलंगो ने कण्डगी और कोवलन की कहानी पर प्रसिद्ध पुस्तक सिलप्पथिकारम लिखे। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की 4 दीवारी और मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियां विशाल पत्थरों से बनी है। केरल के अन्य मंदिरों की तरह मंगला देवी मंदिर भी पूरे साल खुला नहीं रहता। भक्त केवल चित्र पूर्णिमा उत्सव के दौरान देवी की पूजा कर सकते हैं, जो अप्रैल और मई के बीच पड़ता है। पूर्णिमा के दिन होने वाला यह उत्सव केरल और तमिलनाडु सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, जिसमें दोनों राज्यों के पुजारी
अनुष्ठान करने आते हैं। अनेकता में एकता का देश है भारत। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का मेल देखने को मिलता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहाँ अनेक जनजातियों का निवास भी है। तो आइए लोकरंग में आज जानते हैं भील जनजाति के बारे में। भीलों को भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक माना जाता है। कुछ भील लोग अपनी वंशावली की जड़ें एकलव्य से बतलाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि भी वास्तव में एक भील थे। भील शब्द के बारे में अनेक परिकल्पनाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बेलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कमान। वहीं एक और मान्यता के अनुसार यह तमिल शब्द भिलावर अथवा धनुर्धारी से उत्पन्न है। तीर कमान में अधिक निपुण होने के कारण इस जनजाति को यह नाम मिला। ये लोग मूल रूप से घने जंगलों में रहने वाले शिकारी और सधे हुए तीरंदाज होते हैं। एक समय में वे राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासक थे। भीलों को पश्चिमी भारत के द्रविड़ नस्लीय जनजाति के रूप में पहचाना जा सकता है और वे ऑस्ट्रोलॉयड समूह की जनजातियों से संबंधित है। उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। विशेष अवसरों पर ये लोग अपनी दीवारों को पिथोरा चित्रों से सजाते हैं। वे अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान पूर्वक अपने घर की दीवारों पर इन चित्रों को बनाते हैं। इनमें जानवरों, विशेष तौर पर घोड़ा और पेड़ पौधों के चित्र होते हैं। पिथोरा चित्रकला पहले घरों की दीवारों तक सीमित था। बाद में इस चित्रकला ने कागज और कैनवास तक अपनी पहुंच बना ली। 2021 में इस कला को राष्ट्रीय पहचान मिली, जब भूरी बाई को इस कला के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया। हर पर्व त्योहार पर भील समुदाय नृत्यों और गीतों के जरिए अपनी खुशी जाहिर करते हैं। इनमें महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य घूमर या घुमरा काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा होली के अवसर पर किया जाने वाला भगोरिया नृत्य भी काफी लोकप्रिय है। यह नृत्य भगोरिया मेले के दौरान स्त्री और पुरुष मिलकर करते हैं। कह सकते हैं कि भील समुदाय कला और संस्कृति के साथ ही प्रकृति से भी गहरा जुड़ा हुआ है। सनसेट टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।